डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आपके सामने मैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं जो कि आपके यूपीएससी एवं पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, गोदावरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जो गोदावरी नदी है भारत की दूसरे सबसे लंबी नदी है जो महाराष्ट्र के त्रियाम्बक के पास से निकलती है। दूसरा कथन है, मंजीरा, पूर्णा और जो प्राणहिता है वो गोदावरी नदी की दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। तीसरा कथन है, पुणे के इसके तट पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है आपको बताना है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रहेगा, केवल एक इसका सही आंसर है। आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सा कथन है जो कि इसका सही है और दो जो कथन गलत हुए हैं वो कौन कौन से गलत हैं और क्यों गलत हुए हैं। तो हाल ही में तेलंगाना में गोदावरी नदी का जो जलस्तर है हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की दूसरे सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई और सांस्कृतिक महत्व के कारण इस नदी को अक्सर दक्षिणी गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रियाम्बक के पास दक्षिणी घाट से उत्पन्न होती है। अतः जो कथन एक है वो सही है। हम इस वीडियो में जानकर और मतलब इस वीडियो में जो भी हम पढ़ेंगे हमें इसी क्लास में याद होना चाहिए कि हमने अभी क्या सीखा कि जो महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है गोदावरी नदी, इसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, जिसका कारण है इसकी लंबाई और सांस्कृतिक महत्व। ओके, आगे देखते हैं अगला कथन जो कि है, गोदावरी के कई सहायक नदी हमें देखने को मिलती हैं। इसके दाएं ओर से जो प्रवर है, मंजीरा है और मनेर है तथा बाएं ओर से जो नदी आती है वो है पूर्णिया, प्राणहिता और इंद्रावती, साथ ही साथ सबरी, जो कि इसके बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। अगर आप बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी और दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी के बारे में उतना खास नहीं जानते हैं तो ये जानिए कि ये कोई नदी बह रहा है और इसका जो कि बायां ये और हो गया और दायां ये वाला हो गया। तो बाएं ओर से जितने भी नदी आकर मिल रही है इसको हम कहेंगे बाएं ओर से मिलने वाली नदी। दाएं ओर से जितना भी नदी आकर मिल रहा है उसको कहेंगे दाएं ओर से मिलने वाली नदी। अगला कथन है, गोदावरी नदी पर महत्वपूर्ण बांध एवं परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इनमें से एक जो आपको देखने को मिलता है जायकवाड़ बांध और श्री राम सागर परियोजना। और अगला जो कि परियोजना इसमें है पोलांबर परियोजना इसमें शामिल है। नासिक में जो कुंभ मेला लगता है जिसे नासिक त्र्यंबक कुंभ के नाम से भी जाना जाता है, प्रत्येक 12 साल के बाद ये कुंभ का मेला लगता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। तो हमने क्या जाना कि जो गोदावरी नदी के तट पर कौन सा मेला का आयोजन किया जाता है, कुंभ का मेला, और ये प्रत्येक 12 साल के बाद हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कार्बन सीमा समायोजन कर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्बन गहन उत्पादनों का प्रस्तावित टैरिफ है। दूसरा कथन है, इसका प्राथमिक लक्ष्य कार्बन रिसाव को रोकना और गैर यूरोपीय संघ देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन करना है। अगला कथन है, इसे मई 2025 में यूरोपीय संसद द्वारा पारित किया गया और यह यूरोपीय ग्रीन डील का एक हिस्सा है। उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं है यानी गलत है, ये आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई नहीं। इसका सही आंसर है केवल एक, इसका जो कि गलत है। ओके, तो हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण में संरक्षणवाद पर केंद्र की चिंता को दोहराया गया और कहा गया कि यूरोपीय संघ का जो प्रस्ताव है कार्बन सीमा समायोजन पेरिस समझौते की सद्भावना के विरुद्ध है। कार्बन बॉर्डर एस्टिमेटेड टैक्स, जिसे कार्बन बॉर्डर एस्टिमेटेड मैकेंजी के नाम से भी जाना जाता है, यूरोपीय संघ में आयोजित कार्बन गहन उत्पादनों पर प्रस्तावित एक प्रकार का टैरिफ है, जिस कारण से जो कथन एक है वो सही हो जाता है और अन्य जो कथन है वो गलत है। आइए जानते हैं वो आखिर गलत क्यों है। इसका प्राथमिक लक्ष्य कार्बन रिसाव को रोकना, जहां कंपनियां अपने उत्पादन को कम कठोर जलवायु नीतियों और देशों में हस्तांतरित कर देती है, जिससे वैश्विक जलवायु प्रसार कमज़ोर हो जाता है। कार्बन सीमा समायोजन कर का उद्देश्य इन वस्तुओं के उत्पादन के
दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य लगाना और गैर यूरोपीय संघों के देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन करना है। इसलिए जो कथन 2 है वो सही है। अगला है कार्बन सीमा समायोजन कर को मई 2023 में यूरोपीय संसद द्वारा पारित किया गया था तथा यह वर्ष 2026 में प्रभावी होगा। यह शुरुआत में कुछ सबसे अधिक कार्बन गहन क्षेत्रों जैसे कि स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमीनियम और बिजली के विशिष्ट उत्पादों को कवर करेगा, अतः कथन 3 सही नहीं है। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत प्रतिस्पर्धा आयोग एक प्रतिस्पर्धा विरोधी निकाय है जिसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई। अगला कथन 2 है कि आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपको बताना है उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। पहला है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा जो कथन 2 है कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन बी है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला ऑप्शन है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी है कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका कथन जो कि ऑप्शन सी इसका सही है, इसका स्पष्टीकरण जान लेते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के रिलायंस डिज्नी विलय की जांच की और लगभग 100 प्रश्न पूछे। भारत प्रतिस्पर्धा आयोग भारत सरकार की एक स्वतंत्र वैधानिक और प्रतिद्वंदी विरोधी निकाय है। इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई जिसमें एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा व्यवहार अधिनियम 1969 को प्रतिस्थापित किया था। इसलिए जो कथन 1 है वो सही है। भारत प्रतिस्पर्धा यानी प्रतिस्पर्धा को इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको आप कमेंट करके हमें बताइएगा। भारत प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं जैसे कि प्रभुत्व का दुरुपयोग, प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते और समायोजन की जांच करता है तथा इसके विरुद्ध कार्रवाई करता है जो एकाधिकार को बढ़ावा दे सकते हैं या प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित कर सकते हैं। आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं जिनमें से सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसलिए कथन जो 2 है गलत है। वहाँ पर बताया गया था कि इनके अध्यक्ष एवं जो इसके सदस्य है इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित जो सूअर है उसका उपयोग मानव प्रत्यारोपण के लिए अंगों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है पहली बार जिन संपादित सूअर अंगों को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यानी यूएसए में ब्लू रिज पर्वत में पाले गए सूअरों से प्रत्यारोपित किया गया था यानी इंटरचेंज किया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 ना ही 2। इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, सब सही है। हाल ही में एक आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर को देखा गया जिसे ये नाम थोड़ा सा अटपटा है। वर्जियन में यूनाइटेड बायोलॉजी के शब्द हमेशा लॉन्ग रहते हैं तो पढ़ लीजिएगा बात है। ओके, तो मुक्त सुविधा में एक सुरक्षात्मक बाधा के अंदर रखा गया था जिसका उद्देश्य नैदानिक परीक्षणों के लिए अंगों की आपूर्ति करना था। यानी ऐसे लोग जिसके अंग मतलब ख़राब हो चुके हैं तो उसको सूअर के अंग लगा दिया जाता। आनुवांशिक रूप से संशोधित जो सूअर हैं वे सूअर होते हैं जिसके आनुवांशिक पदार्थ को इस प्रकार परिवर्तन कर लिया जाता है जिसमें कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से नहीं होते। यानी जब हम सूअर के अंग को अपने शरीर के अंदर लगाएंगे तो सूअर के या फिर हम कहें कि हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण आ जाएंगे जो कि प्राकृतिक रूप में नहीं होते हैं। इसका उपयोग मानव प्रोत्साहन के लिए अंगों के उत्पादन के साथ साथ रक्त के विकल्प के रूप में भी मानव के हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। यानी हम अंग के साथ साथ सूअर के खून को भी अपने शरीर में डाल सकते हैं। इसलिए कथन जो 1 है वो सही है। आनुवांशिक रूप से संशोधित
सुअरों का उपयोग विभिन्न प्रकार के शोध अध्ययनों में किया जा सकता है, जैसे कि मायोकार्डियल चोट, और ये नाम को थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो इन चीज़ों के अध्ययन में हम इसका कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ब्लू रिज पर्वत में एक सुरक्षित अनुसंधान फार्म द्वारा पैदा हुए सुअरों से पहले जीन संपादित सुअरों को प्रत्यारोपित किया गया था, इसलिए जो कथन 2 है ये सही है। अगला प्रश्न है, और शायद ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हो सकता है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में इस देश के साथ भारत के दीर्घकालीन संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। यह एक अंतर्महाद्वीपीय देश है जो अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने में और पश्चिमी एशिया के सिनाई प्रायद्वीप में स्थित है। इस देश की सीमा पूर्व में इजराइल और लाल सागर, पश्चिम में लीबिया, उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में सूडान से लगती है। आपको बताना है कि ये आखिर कौन देश का वर्णन कर रहा है। 4 ऑप्शन है, हो सके तो इसका आंसर आप बताने का कष्ट कीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, मिस्र। हाल ही में जो विदेश मंत्री एस जयशंकर है उसने कहा है कि हाल के वर्षों में जो मिस्र के साथ भारत के दीर्घकालीन संबंध हमें अच्छा देखने को मिला है। मिस्र एक अंतर्महाद्वीपीय देश है जो कि अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने पर और पश्चिमी एशिया के सिनाई प्रायद्वीप में स्थित है। काहिर मिस्र की राजधानी है। काहिर मिस्र की राजधानी है। मिस्र की सीमा पूर्व में इजराइल तथा लाल सागर के साथ लगती है, पश्चिम में लीबिया और उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में सूडान के साथ लगती है। मिस्र का सबसे ऊंचा जो स्थान है उसे हम कहते हैं माउंट कैथरीन कहते हैं, जिसे जेबल कैथरीन के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे लंबा नदी नील नदी मिस्र से होकर गुजरती है, इसलिए जो कथन सी है ये सही है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा है और कुछ शब्दों को हम उच्चारण करने में असमर्थ रहे, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके, और इसी प्रकार के अदर वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलेंगे हम कल